अगर इस डिस्प्यूट का परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला तो एक दिन बैंगलोर का सबसे बड़ा खतरा कोई साइबर अटैक या फंडिंग क्राइसिस नहीं, पानी हो सकता है। इंडिया का सिलिकॉन वैली, जहां करोड़ों लोग रहते हैं, जहां से देश की टेक्नोलॉजी इकोनॉमी चलती है, वही शहर ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्ट्रगल कर सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये क्राइसिस सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं है। इसकी जड़ 100 साल पुराने एक ऐसे डिस्प्यूट में छुपी है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कर्नाटका और तमिलनाडु लड़ क्यों रहे हैं। असली सवाल ये है कि 100 साल बाद भी इसका परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकला। और इसी सवाल का जवाब हम आज इस वीडियो में ढूंढेंगे। सबसे पहले समझते हैं कावेरी डिस्प्यूट है किस बात का। क्या कर्नाटका और तमिलनाडु कावेरी रिवर के ओनर बनना चाहते हैं? नहीं। क्या ये बॉर्डर डिस्प्यूट है? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम सिंपल है, दोनों स्टेट्स को एक ही नदी का पानी चाहिए। कावेरी कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में ताला कावेरी से निकलती है, कर्नाटका से गुजरती हुई तमिलनाडु पहुंचती है, आखिर में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। लेकिन इस नदी के लिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की नीड्स बिल्कुल अलग हैं। कर्नाटका के लिए ड्रिंकिंग वाटर, सिटीज एंड इरिगेशन, तमिलनाडु के लिए एग्रीकल्चर, स्पेशली कावेरी डेल्टा की फार्मिंग। यानी एक तरफ रैपिडली ग्रोइंग सिटी और दूसरी तरफ वाटर डिपेंडेंट एग्रीकल्चर। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मॉनसून वीक हो जाता है, रिजर्वॉयर्स में पानी कम होता है। अगर पानी लिमिटेड हो तो पहला हक किसका? इसी सवाल ने इंडिया के सबसे पुराने इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में से एक को जन्म दिया, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। लेकिन ये डिस्प्यूट आज का नहीं है, इसकी रूट्स 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कावेरी डिस्प्यूट की रूट्स ब्रिटिश इंडिया तक जाती हैं। उस वक्त आज का कर्नाटका मैसूर प्रिंसली स्टेट था और तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा। मैसूर अपस्ट्रीम में था और मद्रास डाउनस्ट्रीम। मतलब मैसूर अगर रिवर पर ज्यादा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाता या पानी स्टोर करता तो डाउनस्ट्रीम मद्रास के फ्लो पर इम्पैक्ट पड़ सकता था। इसी टेंशन को मैनेज करने के लिए 1892 में एक अग्रीमेंट हुआ। इसके अंदर मैसूर को कुछ मेजर इरिगेशन वर्क्स के लिए मद्रास की अप्रूवल लेनी पड़ती थी। फिर आया 1924 का अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट ने मैसूर को कृष्ण राजा सागर डैम और मद्रास को मत्तूर डैम डेवलप करने का फ्रेमवर्क दिया। और अग्रीमेंट में 50 साल बाद रिव्यू या रिकंसिडरेशन का प्रोविजन भी था। ये 50 साल 1974 में पूरे हुए। तब तक इंडिया काफी बदल चुका था और कर्नाटका का आर्ग्यूमेंट था पुराने अग्रीमेंट को नए सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रिकंसिडर किया जाना चाहिए। तमिलनाडु का आर्ग्यूमेंट था कावेरी डेल्टा की एग्रीकल्चर जनरेशन से इसी वाटर फ्लो पर डिपेंड करती है। यानी दोनों स्टेट्स के पास अपने जेन्युइन आर्ग्यूमेंट्स थे। प्रॉब्लम ये थी जब दोनों स्टेट्स अग्री ना करें तो फाइनल डिसीजन कौन करे। इसी डिसएग्रीमेंट ने मैटर को सेंटर, फिर कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। और यहीं से कावेरी की कहानी सिर्फ एक अग्रीमेंट की कहानी नहीं रही, ये बन गई लॉ, पॉलिटिक्स और वाटर की फाइट। 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल बनाया गया। अगले 17 साल तक रेनफॉल डेटा, इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स, रिजर्वॉयर लेवल्स और दोनों स्टेट्स के क्लेम एग्जामिन किए गए। फिर 5 फरवरी 2007 को ट्राइब्यूनल का फाइनल अवार्ड आया। टोटल अवेलेबल वाटर को रफली 740 टीएमसी मानकर एलोकेशन दिया गया। तमिलनाडु को 490 टीएमसी, कर्नाटका को 270 टीएमसी, केरला को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 7। पेपर पर ये एक सोल्यूशन था, ग्राउंड पर नहीं। अवार्ड को ऑफिशियली गजट में नोटिफाई होने में 2013 तक का टाइम लग गया और इसी बीच डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 2016 में तमिलनाडु भी एक सीवियर वाटर क्राइसिस से गुजर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर में कर्नाटका को तमिलनाडु के लिए 12,000 क्यूसेक्स डेली वाटर रिलीज करने को कहा गया। कर्नाटका में प्रोटेस्ट भड़क गए, बैंगलोर में वायलेंस हुई, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई, कर्फ्यू लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्ट और डिस्ट्रप्शन से कर्नाटका को 22,000 से 25,000 करोड़ तक का इकोनॉमिक लॉस हुआ। यानी कावेरी अब सिर्फ फार्मर्स या पॉलिटिशियंस का इशू नहीं था, एक रिवर डिस्प्यूट ने एक मेजर टेक्नोलॉजी सिटी की इकोनॉमी को भी हिट कर दिया था। 2016-17 में तमिलनाडु का नॉर्थ ईस्ट मॉनसून 140 साल के लोएस्ट लेवल्स पर पहुंच गया था। क्रॉप्स फेल हुई, फार्मर्स पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ा और कावेरी डेल्टा में एक बार फिर वही सवाल सामने आया, अगर रिजर्वॉयर में पानी ही नहीं है
तो डाउनस्ट्रीम फार्मर्स को पानी कहां से मिलेगा? 2017 में तमिलनाडु के हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स दिल्ली के जंतर मंतर तक आए। कुछ फार्मर्स स्कल्स लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ ने अपने सर मुंडवाए। उनका मैसेज सिंपल था, कावेरी सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये लाइवलीहुड का इशू है। और इसी प्रेशर के बीच 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया। कावेरी नदी का पानी किसी एक स्टेट का नहीं है। कर्नाटका का एलोकेशन बढ़ाकर 284.75 टीएमसी कर दिया। तमिलनाडु का एलोकेशन 404.25 टीएमसी कर दिया गया और इम्प्लीमेंटेशन के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का फ्रेमवर्क भी एस्टैब्लिश हुआ। पर एक प्रॉब्लम अब भी वही थी, कोर्ट पानी बांट सकता था पर बारिश नहीं ला सकता था। और जब रिवर बेसिन में पानी ही कम हो तो सबसे केयरफुली कैलकुलेटेड एग्रीमेंट भी प्रेशर में आ जाता है। और ये लिमिटेशन सबसे क्लियरली तब दिखी जब बैंगलोर खुद वाटर क्राइसिस में फंस गया। 2024 में बैंगलोर का वाटर क्राइसिस नेशनल हेडलाइंस में आ गया। वीक मॉनसून ने कावेरी बेसिन के इनफ्लोज को अफेक्ट किया। ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी शार्पली हिट हुआ और बैंगलोर, एक रैपिडली ग्रोइंग सिटी, को सडनली रियलाइज हुआ कि उसकी वाटर सिक्योरिटी कितनी फ्रेजाइल है। टैंकर्स की डिमांड बढ़ गई, प्राइसेस बढ़े और कई एरियाज में लोगों को पानी राशन करना पड़ा। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है, बैंगलोर की वाटर प्रॉब्लम सिर्फ कावेरी की प्रॉब्लम नहीं है। सिटी का ग्राउंड वाटर पर भी सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस है और अर्बनाइजेशन ने लेक्स, वेटलैंड्स और नेचुरल रिचार्ज एरियाज पर प्रेशर बढ़ाया है। वाटर नेटवर्क में भी लॉसेज हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग एक पॉइंट पर नॉन रेवेन्यू वाटर, यानी वाटर जो सिस्टम में एंटर तो करता है लेकिन रेवेन्यू जनरेटिंग कंजम्पशन तक नहीं पहुंचता, रफली 39% था। तो प्रॉब्लम के 3 लेयर्स हैं, वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर डिमांड और वाटर मैनेजमेंट। क्लाइमेट चेंज इस प्रॉब्लम को और अनप्रेडिक्टेबल बना सकता है। कभी इंटेंस रेनफॉल, कभी लॉन्ग ड्राई पीरियड्स, और जब रेनफॉल का टाइमिंग और इंटेंसिटी चेंज होती है, रिजर्वॉयर्स और एग्रीकल्चर दोनों के प्लानिंग और अजम्पशंस डिस्टर्ब होते हैं। यानी फ्यूचर का क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि कावेरी का कितना पानी कर्नाटका को मिलेगा, क्वेश्चन ये भी है कावेरी बेसिन में अवेलेबल पानी फ्यूचर में कितना होगा। और इसी चेंजिंग इक्वेशन के बीच एक नया फ्लैश पॉइंट खड़ा हुआ, मेकेदातु। कर्नाटका यहाँ एक मेजर रिजर्वॉयर और ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, जिसका मेन पर्पस बैंगलोर की ग्रोइंग वाटर डिमांड को सपोर्ट करना है। तमिलनाडु इसका स्ट्रांगली अपोज करता है और ये डिस्प्यूट अभी खत्म नहीं हुआ। प्रोजेक्ट को अभी भी रिक्वायर्ड क्लियरेंसेस और अप्रूवल से गुजरना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कावेरी की ये स्टोरी सिर्फ कर्नाटका और तमिलनाडु की नहीं है। दुनिया के ऑलमोस्ट हर मेजर रिवर बेसिन में एक ही सवाल रिपीट होता है, अपस्ट्रीम को कितना कंट्रोल मिले और डाउनस्ट्रीम को कितनी सिक्योरिटी। एक दूसरे मेजर रिवर सिस्टम में इंडिया खुद डाउनस्ट्रीम पोजीशन में है, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। चाइना अपर रीचेस में है, रिवर इंडिया में एंटर करती है, फिर बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है। चाइना ने तिब्बत में एक मैसिव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और इंडिया को कंसर्न है कि अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर में रिवर के फ्लो और फ्लड बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। चाइनीज प्रोजेक्ट के ड्राई सीजन इम्पैक्ट्स को लेकर इंडिया में सीरियस कंसर्न्स हैं। वहीं इंडस बेसिन में पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। इंडिया ज्योग्राफिकली अपस्ट्रीम है, पर 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी रिवर सिस्टम के यूज को स्पेसिफिक रूल्स के थ्रू डिवाइड करता है। ईस्टर्न रिवर्स रवि, ब्यास और सतलज प्राइमरली इंडिया के यूज के लिए हैं और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब का बल्क यूज पाकिस्तान को दिया गया। वहीं इंडिया को ट्रीटी के अंदर स्पेसिफाइड यूसेज की परमिशन दी गई और अफ्रीका में इसी पैटर्न का एक और एग्जाम्पल मिलता है, नाइल रिवर। इथियोपिया अपस्ट्रीम है, इजिप्ट डाउनस्ट्रीम। इथियोपिया ने ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम यानी कि जर्ड बनाया। इथियोपिया के लिए डैम इलेक्ट्रिसिटी और डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। इजिप्ट के लिए नाइल उसकी वाटर सिक्योरिटी का बैकबोन है। यानी 3 अलग रिवर्स, लेकिन बेसिक टेंशन रिमार्केबली सिमिलर है। और जब वाटर लिमिटेड हो तो रिवर सिर्फ ज्योग्राफी नहीं रहती, वो पावर बन जाती है। जब हमने ये वीडियो शुरू किया था, हमारा सवाल था कि 100 साल बाद भी कावेरी डिस्प्यूट सॉल्व क्यों नहीं हो पाया। अब शायद आंसर क्लियर है। ये सिर्फ कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है ग्रोइंग सिटीज की, फार्मर्स की चेंजिंग नीड्स की, क्लाइमेट अनसर्टेनिटी की और सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेड वाटर की। कर्नाटका को बैंगलोर के लिए पानी चाहिए और तमिलनाडु को अपने फार्मर्स के लिए। दोनों की नीड्स जेन्युइन है, पर रिवर का फ्लो अनलिमिटेड नहीं है
और क्लाइमेट चेंज के साथ अनसर्टेनिटी और बढ़ सकती है। इसलिए शायद कावेरी का रियल सोल्यूशन सिर्फ ये डिसाइड करना नहीं है कि किस स्टेट को कितना पानी मिलेगा। रियल क्वेश्चन है अवेलेबल पानी को हम इतना एफिशिएंटली कैसे मैनेज करें कि कॉन्फ्लिक्ट की नीड ही कम हो। बेटर रिजर्वॉयर्स, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वेस्ट वाटर रीयूज, एफिशिएंट इरिगेशन, एक्यूरेट रेनफॉल एंड रिजर्वॉयर डेटा, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट्स के बीच ट्रस्ट। क्योंकि कोर्ट एक फॉर्मूला दे सकता है, गवर्नमेंट एक डैम बना सकती है, टेक्नोलॉजी पानी बचा सकती है, लेकिन अगर रिवर बेसिन के स्टेक होल्डर्स एक दूसरे पर ट्रस्ट ही ना करते तो हर वीक मॉनसून एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। कावेरी का सफर ताला कावेरी से बे ऑफ बंगाल तक आज भी जारी है। रिवर नहीं बदली, हमारी नीड्स बदल गई हैं। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि कावेरी किसकी है, सवाल ये है जब पानी लिमिटेड हो तो क्या हम उसे बिना लड़े शेयर करना सीख सकते हैं। आपके हिसाब से फेयर वाटर शेयरिंग का बेस्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।